बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रिकेट्सिया। तो रिकेट्सिया क्या होते हैं? रिकेट्सिया ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया हैं, यानी कि ये सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो रिकेट्सिया की स्पीशीज़ होती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ कराती हैं? टाइफस, स्पॉटेड फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर करा सकती हैं, उसके अलावा एनाप्लाज्मोसिस वगैरह करा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास जो है वो रिकेट्सिया से डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिकेट्सिया की दो स्पीशीज़ हैं, एक है रिकेट्सिया रिकेट्सी और दूसरी है रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी। अब जो रिकेट्सिया इसने रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कराना है और ये एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है, ठीक है। जो रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी है वो एपिडेमिक टाइफस कराता है। एपिडेमिक क्या होता है कि एपिडेमिक होता है जो एक स्पेसिफिक एरिया में डिजीज़ फैल जाती है, उसको एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो रिकेट्सी ने रॉकी कराना है, रिकेट्सी से रॉकी याद रखें, और रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी ने क्या कराना है? एपिडेमिक टाइफस कराना है। अब जो रिकेट्सिया है ये क्या होते हैं? ये शॉर्ट रॉड्स होते हैं, ठीक है, और लाइट माइक्रोस्कोप पे आपको बेयरली विजिबल होते हैं, यानी इतने नज़र नहीं आते। इनकी जब स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो जो इनकी सेल वॉल होती है वो किसकी तरह लगती है? ग्राम नेगेटिव रॉड्स जैसी लगती है, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स जैसी लगती है, लेकिन सेल वॉल दिखने से तो हमें ऐसी लगती है, लेकिन असल में इनका स्टेन जो है ये ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा इनकी एक प्रॉपर्टी बताई हुई है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर क्यों हैं? क्योंकि इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होते करते, इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती कि सेल के बाहर डिवाइड कर सकें। तो ये बेचारे सेल्स के अंदर आते हैं, सेल को कहते हैं कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करो ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। तो इसलिए रिकेट्सिया को जो हमने सेल कल्चर में ग्रो कराना है, तो ज़रूरी है कि रिकेट्सिया मस्ट बी ग्रोन इन सेल कल्चर। क्यों? क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर हैं, ये सेल के बाहर कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि रिकेट्सिया को ग्रो किस में करवाना चाहिए? सेल कल्चर में कराना चाहिए, एम्ब्रियोनेटेड एग्स और एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के अंदर, ताकि वहाँ से इनको एनर्जी मिले और ये ग्रो करें। उसके अलावा ये डिवाइड होता है बाइनरी फ्यूजन से, यानी कि होस्ट के अंदर जाते हैं और बाइनरी फ्यूजन करता है और बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होता है, ठीक है। और इसकी हमने कंपैरिजन किया है क्लैमिडिया से। क्लैमिडिया भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है, लेकिन उसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है कि उसकी अपनी इंट्रासेलुलर साइकिल है। उसके अलावा कुछ और भी हमने पढ़ी हैं रिकेट्सिया की स्पीशीज़। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिकेट्सिया और प्रोवाज़ेकी है। उसके अलावा भी होती है सुसुगैमुशी होती है एक, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या होता है कि इसमें एंटीजन्स होते हैं। उन एंटीजन्स का क्या काम होता है कि वो क्रॉस रिएक्ट करते हैं ओएक्स स्ट्रेन्स के साथ, ठीक है। यानी कि वो एंटीजन्स क्रॉस रिएक्ट करते हैं किसके एंटीजन्स के साथ? प्रोटियस वुल्गैरिस के ओएक्स स्ट्रेन के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे किसके? रिकेट्सिया सुसुगैमुशी के, ठीक है। उसके अलावा जो है व्हील फेलिक्स टेस्ट होता है। ये क्या करता है? व्हील फेलिक्स टेस्ट हम कब कराते हैं? हमें जब लगता है कि हाँ भाई पेशेंट को रिकेट्सिया हो गया, तो पेशेंट का सीरम लेते हैं, उसमें एंटी रिकेट्सियल एंटीबॉडी देखते हैं। और ये कब क्या करते हैं? हम व्हील फेलिक्स टेस्ट में पेशेंट का सीरम लेते हैं और साथ में प्रोटियस ऑर्गेनिज्म के एंटीजन, हमने बताया ना ये ओएक्स एंटीजन है, तो प्रोटियस के ओएक्स एंटीजन लेते हैं, पेशेंट का सीरम लेते हैं और व्हील फेलिक्स टेस्ट करते हैं, और उससे हमें पता चलता है, क्रॉस रिएक्शन होता है और पता चलता है कि पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है। अच्छा, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? ऑर्थ्रोपॉड से होती है। ऑर्थ्रोपॉड यानी कि टिक, लाइस, फ्ली और माइट वगैरह से होती है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है कि ये ह्यूमन बीइंग में कैसे ट्रांसमिट होते हैं? ह्यूमन बीइंग में ये हमेशा ऑर्थ्रोपॉड के बाइट से ट्रांसमिट होंगे। रिकेट्सिया ब्लड स्ट्रीम में फैलते हैं, और बैक्टीरिया जब ब्लड स्ट्रीम में फैलते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? बैक्टीरीमिया का। और ये सबसे पहले ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम को जाके इफेक्ट करेंगे। अब जो एक्सेप्शन है ना ऑर्थ्रोपॉड ट्रांसमिशन की, वो क्या है? कॉक्सियाला बुर्नेटी, यानी कि ये ऑर्थ्रोपॉड ट्रांसमिशन इसकी नहीं होती। इसकी वजह से क्यू फीवर होता है, और ये ऑर्थ्रोपॉड से ट्रांसमिट नहीं होता, बल्कि इसको ट्रांसमिट कौन कराता है? एरोसोल और इनहेल्ड हो जाता है, यानी कि एरोसोल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एरोसोल की फॉर्म में आए, पेशेंट ने इनहेल किया और उसके लंग्स में चले जाएंगे। और सारी की सारी रिकेट्सियल डिजीज़ हैं, तकरीबन वो ज़ूनोसिस है। ज़ूनोसिस क्या है कि उनका रिजर्वायर एनिमल होता है, लेकिन किसका रिजर्वायर एनिमल नहीं होता? एपिडेमिक टाइफस का। और एपिडेमिक टाइफस आपने याद रखना है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स में क्यों होता है? क्योंकि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी, और वो सिर्फ और सिर्फ किससे ट्रांसमिट होता है? ह्यूमन बॉडी की एक लाउस होती है, उससे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इसलिए जो एपिडेमिक टाइफस है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होगा। क्यों? क्योंकि इसको ट्रांसमिट कराने वाली जो लाउस होती है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी लाउस होती है। तो इसकी हमने एक्सेप्शन याद रखनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस क्या होती है कि रिकेट्सिया सबसे ज़्यादा आपने याद रखना है कि रिकेट्सिया जाके ब्लड वेसल्स पे काम करता है। ब्लड वेसल पे क्या क्या कराएगा? ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन कराएगा, वेस्कुलाइटिस कराएगा, एंडोथेलियल लाइनिंग को डैमेज करा देगा। और जब एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होगी तो क्या ख्याल है कि वो डैमेज हुई है, अंदर से पानी निकलेगा तो एडीमा हो जाएगा, पेशेंट का रैश बन जाएगा, ठीक है। और हेमरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि कैपिलरी की डैमेज हुई है, तो उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। और यही अगर हमारे पास यही जो वेस्कुलाइटिस है ये किस में हो जाए? ब्रेन में, ब्रेन की वेसल्स में हो जाए, तो क्या ख्याल है पेशेंट को
हेडेक, सर दर्द नहीं होगा क्योंकि उसकी वेसल्स ब्रेन की डैमेज हो गई हैं। और पैथोजेनेसिस कहा जाता है कि जो इसके ये सारे मसले मसाइल जो ये वेसल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है कि एंडोटॉक्सिन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन अगेन ये चीज़ हमने अंदाज़ा लगाया कि इसका एंडोटॉक्सिन इन्वॉल्व होता है, क्यों? क्योंकि हमें पेशेंट में क्या मिलता है, जैसे लीजन्स मिलते हैं ना, फीवर मिलता है, पटीकिया मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है। इन चीज़ों से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है इसका एंडोटॉक्सिन है, लेकिन हमने कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। तो हमने इन क्लिनिकल फीचर की बेसिस पे अंदाज़ा लगाया है इसके एक्सोटॉक्सिन या साइटोलिटिक एंजाइम्स इसके पास नहीं होते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं। जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है जिसकी हमने बात की थी कि जो किसकी वजह से होता है, रिकेट्सिया रिकेट्सी की वजह से हो रहा था। तो इसमें क्या होता है कि एक एक्यूट ऑनसेट होता है, ठीक है। एक्यूट ऑनसेट होगा तो उसमें सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आएंगे। पेशेंट कहेगा कि फीवर है, सर दर्द हो रहा है, माइल्जिया है, प्रोस्ट्रेशन है, सारे एक्यूट सिम्टम्स के साथ आएगा। उसके अलावा 2 से 6 दिन के बाद क्या होता है कि टिपिकल उसके बॉडी पे एक रैश आता है। तो आपने याद रखना है कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में पेशेंट की बॉडी पे एक रैश आता है 2 से 6 दिन के बाद, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मैक्यूल्स बनते हैं। पहले मैक्यूल्स बनते हैं और मैक्यूल्स फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पटीकिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि छोटी-छोटी जो वेसल्स में से ब्लीडिंग होती थी ना, हमने पढ़ी थी पिन पॉइंट ब्लीडिंग, वो पटीकिया हो जाती है। अच्छा, इसका रैश आपने याद रखना है कि इसका रैश पहले हाथों पे अपीयर होता है, हैंड पे और फीट पे, ठीक है। हैंड और फीट पे पहले इसका रैश होता है, यानी कि पहले पेरिफ्री में आता है, यानी कि टाँगों से और बाजुओं से, हाथों से लेके फिर वो बॉडी की तरफ फैलना स्टार्ट करता है। तो इसके रैश को आपने याद रखना है कि हैंड और फीट पे होता है और फिर ट्रंक की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा हमने कहा है कि क्योंकि वेस्कुलाइटिस हो रही थी, वेस्कुलाइटिस ब्रेन में भी हो रही थी, तो उसकी वजह से ब्रेन में क्या-क्या मसले होंगे कि पेशेंट का सीएनएस इफेक्ट होगा, उसको डिलीरियम, कोमा डिलीरियम, यानी कि उसका मेंटल स्टेटस ऑल्टर हो जाएगा इन सारी चीज़ों की वजह से। अब सारी वेसल्स के मसले हैं तो क्या-क्या हो सकता है, डीआईसी हो सकता है, एडिमा हो सकता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। डायग्नोसिस लाज़मी आपने बनाना है। क्लिनिकल हमने सिम्पटम्स देख के इसका डायग्नोसिस बनाते हैं, क्यों? क्योंकि लैब डायग्नोसिस इसका डिले हो जाता है। लैब डायग्नोसिस तब तक हम नहीं बना सकते जब तक कि इसकी एंटीबॉडी राइज़ ना हो, और ज़ाहिर है एंटीबॉडी हमने पढ़ा है ना कि कन्वालेसेंट फ़ेज़ में राइज़ होती है, तो कन्वालेसेंट फ़ेज़ तक हो सकता है पहुँचते-पहुँचते बंदे का कबाड़ा हो जाए। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि डायग्नोसिस क्लिनिकल ग्राउंड पे बना के और पेशेंट का ट्रीटमेंट जल्दी-जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके अलावा जो है, ये प्राइमरीली डिज़ीज़ किस वजह से होती है? डॉग टिक की वजह से भी होती है। डॉग की जो टिक होती है, टिक्स ट्रांसमिट करती है ना इस डिज़ीज़ को। डॉग टिक को क्या नाम देते हैं? डर्मा सेंटर वेरिएबलिस, ठीक है। और ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में ये वाली टिक इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा एक वुड टिक भी होती है। वुड टिक का क्या नाम होता है? डर्मा सेंटिस एंडरसोनी, ठीक है। तो डर्मा सेंटर एंडरसोनी इज़ वुड टिक एंड डॉग टिक इज़ डर्मा सेंटर वेरिएबलिस। उसके बाद टिक जो है वो रिकेट्सिया रिकेट्सी का एक इंपॉर्टेंट रिजर्वायर भी है, ना सिर्फ उसको स्टोर करता है बल्कि उसको ट्रांसमिट भी करता है। तो रिजर्वायर भी हुआ और वेक्टर भी हुआ। अब ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि ये जब टिक ऑर्गेनिज्म को खाती है तो ट्रांस ओवेरियन रूट से ये एक टिक से दूसरी टिक में आगे, यानी कि ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल एक टिक के अंदर ये ऑर्गेनिज्म मौजूद था, उसने अगली टिक में ट्रांसमिट किया ट्रांस ओवेरियन रूट के ज़रिए, यानी कि जब रिप्रोडक्शन कर रही थी तो उसने अगली टिक में ट्रांसमिट कर दिया और इसकी वजह से लाइफ टाइम इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा कुछ मैमल्स भी हैं जैसे डॉग्स और रोडेंट, वो भी इसके रेजर्वायर्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक्सीडेंटल होस्ट हैं, यानी कि ज़रूरत नहीं होती ह्यूमन बीइंग्स की इनकी साइकिल में, रिकेट्सिया की साइकिल में, यानी कि रिकेट्सिया की सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो जो वेक्टर्स थे ना, हमने टिक्स वगैरह पढ़ी थी, अगर वो टिक्स वगैरह ह्यूमन के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएँ तो ह्यूमन बीइंग्स एक्सीडेंटल होस्ट बन जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसमें भी नहीं है। ज़्यादातर बच्चों में ये केसेस होते हैं स्प्रिंग और अर्ली समर में, क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम टिक्स बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, तो उसमें ये मसला हो रहा है। ये डायग्राम देख लें, ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के पेशेंट की, और इसमें देखें कैसे पटीकियल रैश पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने बताई थी ना कि इन पे पटीकिया बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये पटीकियल रैश पेशेंट पे बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइफस की। टाइफस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक लाउस बॉर्न एपिडेमिक टाइफस है जो हमने कहा है लाउस की वजह से होता है, और ये कौन कराता है? रिकेट्सिया प्रोवाज़ाकी। और ये फ्ली बॉर्न एंडेमिक है, यानी कि ये फ्ली की वजह से होता है, और फ्ली बॉर्न एंडेमिक है। और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? जो फ्ली बॉर्न एंडेमिक है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है रिकेट्सिया टाइफी, लेकिन जो लाउस बॉर्न होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होती है रिकेट्सिया प्रोवाज़ाकी, ठीक है। उसके अलावा जो शिगर बॉर्न होता है स्क्रब टाइफस, उसका ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? सुसुगैमुशी, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे रेयर फॉर्म्स हैं, लेकिन आपने बस ये याद रखना है लाउस बॉर्न प्रोवाज़ाकी की वजह से होता है और फ्ली बॉर्न किसकी वजह से होता है? टाइफी की वजह से होता है।
उसके अलावा जो फ्ली बॉर्न टाइफस है उसका एक और नाम भी है, म्यूरिन टाइफस भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो टाइफस होता है इसमें सिम्टम्स क्या आएँगे, पेशेंट को अचानक फ़ीवर होता है, सडन ऑनसेट होता है, चिल्स होती हैं, सर में दर्द होगा, यानी कि वही फ्लू लाइक सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे। अप्रॉक्सिमेटली जब लाउस बाइट करती है ना, उसके 1 से 3 वीक के बाद पेशेंट को ये सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। अब क्या होता है 5 से 9 दिन के बाद क्या होता है, सिम्टम जब अपीयर हुए उसके 5 से 9 दिन के बाद अब इस पेशेंट पे भी जो है वो मैक्युलोपैपुलर रैश आता है। लेकिन इसका रैश कैसा होता है, ये पहले ट्रंक पे आता है, उसके बाद ये बाहर की तरफ स्प्रेड करता है, ठीक है। पिछला रैश हमने पढ़ा था कि वो साइडों से सेंटर में आता है, इसका सेंटर से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि 5 से 9 दिन के बाद सिम्टम्स के बाद मैक्युलोपैपुलर रैश आता है, पहले ट्रंक पे आता है, फिर पेरिफेरी में जाता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता रैश पर्टिकुलर हो जाता है और पूरी बॉडी पे स्प्रेड करता है। और एक बात आपने याद रखनी है कि फेस, पाम और सोल्स को, यानी कि फेस को, पाम को और सोल को इफ़ेक्ट नहीं करता। उसके अलावा पेशेंट्स में बहुत सीवियर मेनिंजो एन्केफेलाइटिस, यानी उनके ब्रेन की जो मेनिंजेस हैं और ब्रेन का सब्सटेंस जब इफेक्ट होता है उसको कहते हैं एन्केफेलाइटिस। तो साइन ऑफ सीवियर मेनिंजो एन्केफेलाइटिस भी हो सकते हैं और वो हमने पढ़े हैं, डिलीरियम और कोमा, यानी पेशेंट कोमा में जा सकता है या कन्फ्यूजन स्टेट होती है जिसको डिलीरियम कहते हैं। उसके अलावा रैश, अगर फॉर एग्जांपल रैश सेकंड से थर्ड वीक में चला जाए ना, तो फिर मेनिंजो एन्केफेलाइटिस होती है पेशेंट्स के अंदर, यानी कि रैश इतना ज़्यादा आगे चला गया, यानी सेकंड से थर्ड वीक में चला गया है। इस बात का क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है चीज़। उसके अलावा अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। डेथ क्यों होगी? क्योंकि उसका पेरिफेरल वैस्कुलर कोलैप्स हो जाता है या फिर बैक्टीरियल नमूनिया हो जाता है कि बैक्टीरिया लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं और बैक्टीरियल नमूनिया की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब एपिडेमिक टाइफस जो है, क्योंकि हमने कहा था कि उसका कॉज़ क्या होता है, ह्यूमन बॉडी लाउस होती है पेडिक्यूलस, तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसमें होती है। अब क्या होता है कि पेशेंट के अंदर पूरी बॉडी में ये जब ऑर्गेनिज्म फैला हुआ होता है, बैक्टीरियमिया हुआ होता है, तो जब उसको कोई भी लाउस आके बाइट करती है ना, तो जैसे ही लाउस बाइट करेगी ये बैक्टीरिया लाउस के अंदर जाके उसकी गट एपिथेलियम में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ख्याल है, जब वो फीसिस करेगी, गट से फीसिस निकलते हैं और वो फीसिस में एक्सक्रीट हो जाएगा, और जब क्या होता है कि फीसिस में जब वो चीज़ निकल जाती है, यानी कि बैक्टीरिया निकल जाता है, तो अब क्या होता है कि अब फीसिस में इसके मौजूद है, तो फीसिस को ज़ाहिर है उसकी बॉडी से तो रिलेटेड है। अब जो नेक्स्ट पर्सन को बाइट करेगी ना, तो अब क्या होता है कि बाइट करेगी तो वहीं इसका फीसिस भी वहीं पे कर देती है ना वो लाउस। तो क्या होता है कि एक बंदा है, उसको आके लाउस ने बाइट किया, अब वो फीसिस भी वहाँ करके चली गई। अब क्या ख्याल है, बंदा जब तक ख़ारिज नहीं करेगा फीसिस अंदर जाएँगे? नहीं जाएँगे। अब जो हमारे पास लाउस थी उसने बाइट किया ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बीइंग ने ख़ारिज की स्किन पे, उस ख़ारिज की वजह से क्या हुआ कि फीसिस भी अंदर चले जाएँगे और फीसिस में एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये फेसेस में एक्सक्रीट होता है ये ऑर्गेनिज्म, और जब वो स्क्रैच करेगा तो ये ऑर्गेनिज्म उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में चला जाएगा। इसमें लाउस टू लाउस ट्रांसमिशन नहीं होती, तो इसमें क्या है कि सिर्फ ह्यूमन इन्फेक्शन होता है और यही एक ऑब्लिगेटरी स्टेज है साइकिल में। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी लाउस है और इसमें जो है वो ह्यूमन बीइंग की इंपॉर्टेंट रोल होता है इस साइकिल में। इसको आपने याद रखना है। तो एपिडेमिक टाइफस जो है वो ज़्यादातर जो गुर्बत वाले कंट्रीज़ होते हैं उनमें होता है, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो हमारे पास फ्लीज़ होती हैं या जो हम कह रहे हैं ना कि लाउस होती हैं, ये फैली हुई होती हैं। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? डायग्नोसिस हर रिकेट्सियल डिज़ीज़ का हम पढ़ते आ रहे हैं, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस है, यानी पेशेंट का सीरम लेते हैं, उसमें हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं, ठीक है? जो हमें मिल जाती हैं। अब हमने शुरू में पढ़ लिया कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर हैं, तो हम इतना टाइम नहीं लगाते कि बैठ के इसको कल्चर मीडिया में ग्रो कराएँ, क्योंकि ये ज़ाहिर है ग्रो नहीं करेंगे, इनको हमें सेल कल्चर देना पड़ेगा, एम्ब्रियोनेटेड एग्स देने पड़ेंगे और वो एक हैज़ार्डस प्रोसीजर होता है, एक डेंजरस प्रोसीजर होता है, यानी कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पेशेंट का सीरम लेते हैं, सीरोलॉजी करा लेते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में कौन-कौन सा है? एलिज़ा होता है जो कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। व्हील फेलिक्स टेस्ट भी है, ठीक है? लेकिन वो अब इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया जाता क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है। अब डायग्नोसिस कैसे बनेगा? हमने पेशेंट का सीरम लिया तो एक्यूट फेज़ और जब कन्वालेसेंट फेज़ को कंपेयर करते हैं ना, तो कन्वालेसेंट फेज़ क्योंकि रिकवरी फेज़ होता है उसमें एंटीबॉडी ज़्यादा होती हैं, तो 4 टाइम्स ज़्यादा होंगी। तो 4 फोल्ड राइज़ ऑफ एंटीबॉडी टाइटर इन कन्वालेसेंट फेज़ या कन्वालेसेंट सीरम सैंपल इज़ मोस्ट कॉमन वे ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इस बात को याद रखना है, ठीक है? और ये रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस है, यानी पेशेंट रिकवरी की तरफ आ रहा है और आप पीछे सारी चीज़ें देख रहे हो कि अच्छा ये रिकवर कर रहा है तो इसको हो सकता है कि ये डिज़ीज़ हुई हो। तो हम पीछे जो चीज़ देखते हैं उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। और क्या होता है कि रिट्रोस्पेक्टिव क्यों है? क्योंकि कन्वालेसेंट सैंपल जब एक्यूट सैंपल लेते हैं ना, उसके 2 वीक के बाद कन्वालेसेंट लेते हैं, तो 2 वीक में तो डिज़ीज़ पुरानी हो जाती है, ठीक है? अगर तो आपको क्लिनिकल पिक्चर देखने से पता चल रहा है कि हाँ भई, ये वाक़ई ये टाइफस का पेशेंट ही हो सकता है, तो आप सिंगल एक्यूट फेज़ टाइटर भी ले सकते हो, यानी कि एक ही आपने एक्यूट फेज़ में ही एक ही एंटीबॉडी का टाइटर ले लिया और सिंगल एक्यूट फेज़ टाइटर अगर 1:128 है ना या उससे ज़्यादा है,
तो ये कंफर्म कर देता है डायग्नोसिस को, ठीक है। उसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे भी करा सकते हैं किस टिश्यू पे, यानी जहाँ पर्टिकुलर रैश बना हुआ था ना, उस रैश से आपने टिश्यू लिया, उसकी बायोप्सी कराई और उसमें क्या किया कि उसके ऊपर इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे कराया, और उससे आप क्या कर लोगे कि एक्यूट फेज़ में इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे से आप क्या कर सकते हो, डायग्नोसिस बना सकते हो। अब व्हील फेलिक्स टेस्ट किस बेसिस पे होता है? व्हील फेलिक्स टेस्ट जो है ना, उसका बेसिस ये है कि इसमें क्रॉस रिएक्शन होता है। क्रॉस रिएक्शन क्या होता है कि रिकेट्सिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनके सरफेस के ऊपर एक एंटीजन होता है, ओ एंटीजन पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक क्रॉस रिएक्शन होता है, बहुत सारे ऐसे एंटीजन जो कि रिकेट्सिया में होते हैं, और ओ एंटीजन रिकेट्सिया पे नहीं होता। ओ एंटीजन हमारे पास होता है प्रोटियस वुल्गैरिस ऑर्गेनिज्म पे। तो हम क्या कराते हैं कि रिकेट्सिया का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, यानी कि रिकेट्सिया के एंटीजन्स है ना, तो रिकेट्सिया के एंटीजन्स जब इसके साथ ये जो ओ एंटीजन है, किस चीज़ का, ओ एंटीजन पॉलीसैकेराइड है जो प्रोटियस वुल्गैरिस का, जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या ख्याल है, अग्लूटिनेशन नहीं होगी। तो इससे आप ये जो बेसिस है व्हील फेलिक्स टेस्ट की, ठीक है। उसके अलावा प्रोटियस वुल्गैरिस के ऊपर और कौन-कौन से एंटीजन होते हैं? OX2, OX19, OXK होता है। इसकी मदद से हमें क्या पता चलता है कि क्या ख़्याल है कि जब हम प्रोटियस वुल्गैरिस का ओ एंटीजन है, प्रोटियस वुल्गैरिस के ओ एंटीजन के खिलाफ रिकेट्सिया आएगा, तो क्या ख़्याल है एंटी रिकेट्सियल एंटीबॉडीज़ बनेंगी? तो इसकी मदद से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि पेशेंट के सीरम में एंटी रिकेट्सियल एंटीबॉडी हैं या नहीं है। क्योंकि अगर होंगी, जो हमने पेशेंट का सीरम दिया है, यानी कि जिस पेशेंट में रिकेट्सिया की डिज़ीज़ हुई थी, उसके सीरम में एंटी रिकेट्सियल एंटीबॉडीज़ होंगी। जब हमने वो सीरम डाला प्रोटियस वुल्गैरिस के अंदर, तो प्रोटियस वुल्गैरिस के एंटीजन्स के खिलाफ वो एंटीबॉडी काम करेंगी, एग्लूटिनेशन होगी, तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या करते हो आप? टॉक्सीसाइक्लिन देते हो। प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि जो वेक्टर है ना, उससे एक्सपोजर प्रिवेंट किया जाए, यानी वेक्टर को अलाउ ना किया जाए कि वो फैलाए। तो आपने क्या करना है कि प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहननी है, इंसेक्ट रिपेलेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो प्रिवेंशन में हमने क्या-क्या देख ली कि एक तो आर्थ्रोपॉड वेक्टर से एक्सपोज़र को प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहननी है, इंसेक्ट रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फ़ीवर के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं होती जो कि रिकेट्सी की वजह से होता था। तो ऐसे पेशेंट्स ने जब उन्होंने जाना होता है, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको टिक्स काटेंगी, तो आपने ऐसे पेशेंट को प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी है। और जो टाइफस की प्रिवेंशन है वो डिपेंड करती है पर्सनल हाइजीन पे, और डीडीटी के साथ डीलाउजिंग करनी होती है। जो टाइफस है उसकी वैक्सीन, यानी कि रिकेट्सिया प्रोवाज़ाकी की वैक्सीन होती है, लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री इंडिविजुअल्स के लिए, उनके लिए बनी हुई होती है, दूसरों को अवेलेबल नहीं होती, सिविलियंस को। उसके बाद रिकेट्सिया की स्पीशीज़ हम देख लेते हैं। रिकेट्सिया हमारे पास ग्राम इनडिटर्मिनेट है, यानी कि ये ग्राम स्टेनिंग नहीं करता, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। देखें कि इसके ग्राम स्टेन का पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हर कोई वाइट पहन के खड़ा है, कोई कलर नहीं है, इसका मतलब है ग्राम इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव है लेकिन ग्राम स्टेन नहीं करता, इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं, ठीक है। हमने कहा था ना कि अक्सर ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर प्लियोमॉर्फिक होते हैं, कि अक्सर ये स्टेनिंग नहीं करते। और ये देखो, ये पूरा ऊपर डोम बना हुआ है, तो डोम का मतलब क्या है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। उसके अलावा ये एंडोथेलियल सेल्स में जाएगा, क्योंकि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर एंडोथेलियल सेल्स में जाएगा और एंडोथेलियल सेल का हाइपरप्लेजिया कराएगा, जो हमने वेस्कुलाइटिस वगैरह पढ़ा है। और ये देखो, इस कोच के हाथ में क्या है, NAD की बॉटल है, और कोच लिखा हुआ है, COACH कोच। तो इस बात का क्या मतलब है कि एक तो NAD भी प्रोड्यूस नहीं करता ये बैक्टीरिया, उसके अलावा CoA भी प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ और रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होती हैं, वो दोनों ये नहीं बना रहा होता। ये देखो, टेनिस बॉल्स पड़ी हुई हैं, इसका मतलब क्या है कि इसकी कॉक्सोबैसिलरी शेप होती है, और ये वीकली ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके अलावा देखो कि ये व्हील है, ये फेलिक्स है और ये व्हील है, तो व्हील फेलिक्स प्ले कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टेस्ट कौन सा होता है, व्हील फेलिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है रिकेट्सिया के इन्फेक्शन के लिए। और ये देखो कि फेलिक्स ने अपना सर पकड़ा हुआ है, उस बेचारे को पसीने आ रहे हैं, वो ऐसे बीमार सा लग रहा है। तो इसका मतलब है कि इन पेशेंट में हमने पढ़ा था ना कि वेस्कुलाइटिस की वजह से प्रोड्रोमल हेडेक होता है और फीवर हो जाता है, वेस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन, डिस्ट्रक्शन चल रही होती है। देखो, टेनिस रैकेट टूटा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि रैकेट की जो स्ट्रिंग्स हैं वो टूटी हुई हैं, इसका मतलब है वेसल्स का डैमेज चल रहा है, तो वेस्कुलाइटिस है, ठीक है। और ये देखो कि कोट में पूरे बम्प्स से आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि रैश भी होता है। तो यहाँ पे देखो, बाईसाइकिल के टायर्स पड़े हुए हैं, तो इन टायर्स का मतलब क्या है कि डॉक्सीसाइक्लिन इसका ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसको क्लोरमफेनिकोल देनी है, और सपोर्टिव केयर देनी है उस पेशेंट को जिसमें वेस्कुलर कोलैप्स है। अब ये वाला देख लें, ये भी ग्राम इंडिटर्मिनेट है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। ये भी बैक्टीरिया है, ये कौन सा है, रिकेट्सिया प्रोवाज़ाकी, और प्रो बूट कैंप है,
जो बना हुआ है। अब ऊपर इसके भी डोम बना हुआ है, इसका मतलब है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ये सारे वाइट वाइट है, कोच वाइट है, तो इसका मतलब है ग्राम स्टेनिंग पुअर है। कोच के हाथ में अगेन एनएडी है, कोच लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है को ए और एनएडी डेफिशिएंट होता है, जिस वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि को ए चाहिए और एनएडी चाहिए इसको, ठीक है। अब ये देखो ये पीछे टायर्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्सीसाइक्लिन इसका ट्रीटमेंट है। अब देखो कि फुटबॉल का प्ले सेंटर में शुरू हुआ है और प्लेयर्स इर्द गिर्द फैलते जा रहे हैं, यानी कि सेंटर से निकले और इर्द गिर्द फैलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रैश सेंटर से यानी ट्रंक से स्टार्ट होते हैं और फिर पेरिफ्री में यानी कि इर्द गिर्द फैलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यूनिफॉर्म है जो कि रेड है, लेकिन पूरा यूनिफॉर्म रेड है, लेकिन हाथों और पैरों पे कलर है इसके नहीं है। देखो हाथों और पैरों पे कलर नहीं है, तो इसका मतलब है कि रैश जो है वो हैंड और फीट और हेड को स्पेयर कर देता है। कोच के सर पे मिलिट्री हैट है, इसका मतलब है कि ये मिलिट्री रिक्रूटर्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसका ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, इसका मतलब है क्लोज कॉन्टैक्ट्स में फैलता है। फुटबॉल देखो लाइस की शेप के हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लाइस जो है वो प्रोवाजाकी को स्प्रेड करती है और लाउस आगे जाके क्या करता था कि वो ब्लड के ऊपर जाके फीड करता था और फिर वो डेफिकेशन भी करता था फीडिंग साइट के करीब। और पेशेंट क्या करता था, ये देखो ये अपने सर पे स्क्रैचिंग कर रहा है, तो स्क्रैच करता था और स्क्रैचिंग की वजह से वो आगे फर्दर ट्रांसमिट होता था, ठीक है। और ये देखो ये आउटब्रेक प्लेट चल रहा है कि आपस में टकराए हैं, बेचारे गिरे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टाइफस है ये कौन सा है, ये एपिडेमिक टाइफस है, वाइड स्प्रेड आउटब्रेक है, इससे आपने ये याद रखना है। उसके अलावा सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, मायल्जिया और आर्थ्रेल्जिया है, ये देखो कि यहाँ पे बेचारे आपस में टकराए हैं तो पड़े हुए हैं, तो इनमें मायल्जिया होगा, आर्थ्रेल्जिया होगा, ठीक है। और इनमें से देखो विंड निकल रही है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट्स के अंदर क्या है, नमूनिया होगा। और प्लेयर के सर देखो सर पे दर्द भी हो रहा है, मतलब वो सर के हिट किया है सर पे, तो एनकेफ्लाइटिस होगा, डिजीनेस होगी, कन्फ्यूजन होगी और कोमा भी हो सकता है अगर बहुत सिवियर है। उसके अलावा हेडेक भी हो सकता है और पैची रैश होता है जो कि ट्रंक पे बिगिन करता है, ठीक है। और ये देखो ये ऊपर ये पड़ा हुआ है, ये बोर्ड बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना आउटब्रेक, तो इसका मतलब है कि ये एपिडेमिक की फॉर्म में एपिडेमिक टाइफस होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया रिकेट्सिया प्रोवाजाकी का। उसके बाद हम देख लेते हैं ये भी ग्राम इंडिटर्मिनेट है, रिकेट्सिया रिकेट्सी है। रिकेट्सिया रिकेट्सी में देखो कि ये सारे क्लाइंब कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि रिकेट रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन है डर्मा सेंटर अरीना में। ये नाम लिखा हुआ है ना डर्मा सेंटर, तो इससे आपने याद करना है कि डर्मा सेंटर टिक्स होती हैं। और इसमें क्या है कि हर कोई देखो पूरा वाइट वाइट है, तो इसका मतलब है कि अगेन स्टेन पुअरली। और डोम है ऊपर बना हुआ है, तो ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर है। उसके अलावा जीएमसा स्टेन भी हो सकता है। नीचे कोच खड़ा हुआ है, उसने अगेन ऐसे एनएडी का ड्रिंक पकड़ा हुआ है, और कोच है तो एनएडी और को ए उनको चाहिए यूकैरियोटिक होस्ट के लिए। रिकेट के टायर्स पड़े हुए हैं, तो रिकेट के जो टायर्स हैं डॉक्सीसाइक्लिन ट्रीटमेंट है, टिक वॉल की साइड पे पड़ी हुई हैं। तो ये जो टिक पड़ी हुई है इसका मतलब है कि ये टिक की मदद से ट्रांसमिट होता है। डर्मा सेंटर अरीना है, तो इसका मतलब है कि डर्मा सेंटर टिक की ट्रांसमिशन होती है, डायरेक्ट बाइटिंग के ज़रिए वो ट्रांसमिट करती है। अब ये देखो कि ये नीचे से क्लाइंब करता हुआ ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन का होता है। तो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा है ना, तो रैश ऐसा होता है, यानी कि वो रैश आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंब करता है, 2 से 14 दिन के अंदर जो है वो रैश अपीयर होना स्टार्ट होता है। और देखो क्लाइंबिंग वॉल की नीचे से ऊपर आ रही है ना, तो आपने इससे क्या सोचना है कि रैश जो है वो नीचे स्टार्ट होगा, यानी एंकल्स पे और रिस्ट पे स्टार्ट होगा पेरीफ्री में, और फिर वो ट्रंक की तरफ आना स्टार्ट होता है, यानी कि वो नीचे से ऊपर आएगा, दूर से ट्रंक की तरफ आएगा। उसके अलावा ये ऊपर बंदा पड़ा हुआ है सर पकड़ के, तो क्या है कि हेडेक है, इसको फीवर लग रहा है हमें, और मायल्जिया है कि उसके जिस्म में इतना दर्द है कि वो पड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिकेट्सिया।